एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में और क्या कंट्रोवर्सी चल रही है अभी करंटली कॉलेजियम के बारे में, और जो एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा है कॉलेजियम को लेके उसका क्या बैकग्राउंड है। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोवर्सी ये है कि हमारे करंटली जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कुछ रिमार्क्स लगाए हैं कॉलेजियम को लेके। उनके अकॉर्डिंग कॉलेजियम सिस्टम ओपेक है। ओपेक का मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, विच मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू से कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो कॉलेजियम पे ही बेस्ड है कि कॉलेजियम रिकमेंड करता है नेम्स को और प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करता है जजेस का। एंड उन्होंने इंडिया कॉन्क्लेव 2022 में अगेन ये बोला कि अगर NJAC जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, उसको स्ट्राइक डाउन किया था 2015 में। तो उन्होंने ये बोला कि अगर NJAC सही नहीं है तो आपको बताना चाहिए कि कौन सा सिस्टम बेहतर होगा। ये उन्होंने जुडिशरी को बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना चाहा है कि अगर NJAC सही नहीं है तो फिर कौन सा सिस्टम सही है। और उन्होंने ये भी बोला कि जजेस का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है जजेस को अपॉइंट करना, और ऐसा कहीं पे भी किसी भी कंट्री में ये सिस्टम नहीं है जहाँ पर जज को अपॉइंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अलग अलग इवेंट्स में कहीं। उसके बाद अगेन जब ये लोकसभा में एड्रेस कर रहे थे लॉ मिनिस्टर्स, उन्होंने बोला कि हम ब्लाइंडली जो भी रिकमेंडेशंस सुप्रीम कोर्ट हमें कर रही है उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये ओपन चैलेंज है कि जो असल चल रहा है कि सिर्फ आपके रिकमेंडेशन पे हमें अपॉइंट करना है, क्योंकि ये दिस इज़ द कन्वेंशन कि जो अलग अलग केसेस से डेवलप हुआ है कि जो रिकमेंडेशन कॉलेजियम करता है वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है और वो अपॉइंटमेंट करना होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली हो क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, उनको जो रिकमेंडेशंस जा रहे हैं उनको गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, अप्रूव ही नहीं कर रही है। तो एक तरह से ये कॉलेजियम सिस्टम को अपोज करने का एक तरीका है कि जो रिकमेंडेशंस कर रही है कॉलेजियम उसको एक्सेप्ट ना करना, या उनके नेम्स को वापस भेज देना, या उनको होल्ड पे रखना। सो कॉन्सिक्वेंटली रिसेंटली जो जस्टिस एस के कॉल की एक बेंच है, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया जो लॉ मिनिस्टर्स ने क्रिटिसिज्म किया है उसके बारे में, एंड जो अपॉइंटमेंट्स को डिले करा जा रहा है इंटेंशनली। और ये बोला है कि 68 रिकमेंडेशंस पेंडिंग है सेंटर के पास जो कॉलेजियम ने ऑलरेडी किए हुए हैं। और ये भी बोला कि ऑन 25 नवंबर सेंटर ने 20 रिकमेंडेशंस को वापस कर दिया है कॉलेजियम को, और जिनमें 9 जो नेम्स थे वो रीइटरेटेड थे, मतलब जो पहले एक बार रिटर्न हो गए थे और वापस से ही उनको रिकमेंड करके भेजा गया था प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंटमेंट के पर्पज से, पर उनको वापस भेज दिया गया है अगेन। अक्टूबर 2021 को जो नेम्स क्लियर नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसके लिए कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल हुई, और अभी भी कई सारी कंटेम्प्ट पिटीशन पे हियरिंग चल रही है। तो ये सारी जो टसल है, ये गवर्नमेंट कॉलेजियम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है जो, और नेम्स को एक्सेप्ट ना करना ये एक तरीका है कि गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि हम कॉलेजियम सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि बताने की कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश लॉ है। तो हम वन बाय वन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट को लेके क्या बोलता है और क्या प्रोविजंस हैं, उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 124 एंड 217, जो अपॉइंटमेंट को बताते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। तो 124 प्रोवाइड करता है कि every judge of Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such judges of Supreme Court and the High Courts in the states as the President may deem necessary for this purpose, and shall hold office until he attains the age of 65 years, provided that in case of appointment of a judge other than the Chief Justice of India shall always be consulted. So this is the relevant part of that article जो appointment को बताता है कि कैसे appointment होगा सुप्रीम कोर्ट में, article 124. Also article 217 provides in case of appointment in high courts, so every judge of high court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state, and in case of appointment of a judge other than Chief Justice, the Chief Justice of the High Court. So ये 2 आर्टिकल्स हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का। नाउ क्वेश्चन कम्स कि चीफ जस्टिस कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो जनरली अंटिल 1973 हमेशा यही होता था कि सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का होता था, ये कन्वेंशन डेवलप हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो जज होगा उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। बट
चूँकि बिफोर 1973 अंटिल 1973 जो नेम भेजा जाता था सीनियर मोस्ट जज का, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वो उन नेम्स को हमेशा एक्सेप्ट करती थी, चाहे वो चीफ जस्टिस तो सीनियर मोस्ट ही बनेगा, ये कन्वेंशन था। और अदर जजेस के भी जो नेम्स थे वो इजीली गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती थी और उन्हीं लोगों को अकॉर्डिंगली अपॉइंट किया जाता था। बट ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी और जो 1973 में जो केशवानंद भारती और उसके बाद एडीएम जबलपुर के 2 जजमेंट्स हुए जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और बहुत सारे लाइक जुडिशरी में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो उस वजह से जो जजेस वहाँ पर डिसेंटिंग जजमेंट दे रहे थे, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दे रहे थे, उनसे गवर्नमेंट खुश नहीं थी, जिस वजह से अल्टीमेटली इन 1973 जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। वो भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब उनसे अदर 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनसे सीनियर थे। तो ये कन्वेंशन को ब्रेक करा गया कि सीनियर मोस्ट ही हमेशा चीफ जस्टिस बनेगा। बट चूंकि जो अदर 3 सीनियर जजेस थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसेंटिंग जजमेंट दिया हुआ था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दिया हुआ था इन केशवानंद भारती एंड एडीएम जबलपुर। एडीएम जबलपुर में जब सेकंड, ये तो फर्स्ट टाइम था कि एएन रे को जूनियर होने के बाद भी चीफ जस्टिस बना दिया 1973 में, बट इन 1977 ऑल्सो एक बार फिर से मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग करके जस्टिस थे जिनको एलिवेट करा गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम सुपरसीडिंग जस्टिस एचआर खन्ना। तो इसका रीज़न क्या था कि एचआर खन्ना को सुपरसीड किया अगेन कि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट नहीं किया था इन 2 केसेस केशवानंद भारती एंड एडीएम जबलपुर। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि केशवानंद भारती में जो रेशियो था उसमें 7:6 का रेशियो था और मेजॉरिटी जो था वो 7 जजेस की मेजॉरिटी थी और 6 जजेस का डिसेंटिंग जजमेंट। सो एज यू नो केशवानंद भारती में ये हाइल करा गया था कि पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पीच नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो इस जजमेंट में 7:6 की मेजॉरिटी थी जिसमें ये बोला गया कि अमेंडिंग पावर तो अनलिमिटेड है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये जो जजमेंट था ये अल्टीमेटली पार्शियली गवर्नमेंट के अगेंस्ट था कि गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो यहाँ मेजॉरिटी में आप देख सकते जो ये नेम्स हाईलाइटेड हैं, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस शैलत, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस एचआर खन्ना, इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट दिया था। और एज यू सी जस्टिस रे एंड जस्टिस बेग, इन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया था। तो यू कैन सी नाउ दैट इनको सीनियर को सुपरसीड करते हुए इन्हीं जजेस को जिन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया था इनको चीफ जस्टिस बनाया गया था, इवन आफ्टर नोइंग दैट कि सीनियर जजेस जो थे वो अदर जजेस थे। ये जजेस सीनियर जजेस थे जिनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था इन प्लेस ऑफ दीज जजेस। सो यू कैन सी द पॉलिटिकल राइवलरी कैसे गवर्नमेंट ने जजेस को टारगेट किया था। सो अल्टीमेटली इससे हुआ क्या कि टसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में, तो वो जो डिस्प्यूट बना वो एक नया टर्न लेके गया। सो कॉन्सिक्वेंटली जो कंट्रोवर्सी थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और consequently this was the beginning of 3 judges cases where the first petition SP Gupta versus Union of India 1981, and then second judges cases Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India 1993 and in re special reference which was referred by President of India to the Supreme Court in 1999. तो 3 judges cases को हम one by one डिस्कस करेंगे। फर्स्ट judges case in which कंसल्टेशन जो वर्ड है इसको इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि आर्टिकल 124 में जो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से करेगा उसका मतलब क्या है। सो दे सेड कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, विच मीन्स दैट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कंसल्टेशन टर्म है उसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड इट वाज आल्सो हेल्ड दैट ट्रांसफर ऑफ एनी जज ऑफ हाई कोर्ट टू any other high court in any other state against his will, against the will of that judge is that can be done by the president and that can be recommended by the Supreme Court. So transfer against the will of any high court judge to any other high court, that is valid and that can be done. So this was also decided in this case. Then second judge's case, in second judge's case the earlier decision was overruled and Supreme Court held that the consultation means concurrence and the president is bound to consider the recommendations made by the Chief Justice of India. And here's where the collegium system was formed by the Supreme Court of India. इसी जजमेंट से इसका वैल्यूशन हुआ है कोलेजियम सिस्टम का। सो सेकंड जजेस केस से कोलेजियम स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद
आया थर्ड जजेस केसेस इन विच द कंट्रोवर्सी वाज दैट कि वेदर ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया recommend names of the persons eligible for becoming Supreme Court or High Court judges. So whether the sole decision of Chief Justice of India is binding on the President. So it was held that the Chief Justice of India must make recommendation to appoint a judge of Supreme Court and to transfer a Chief Justice or other judges of High Court in consultation of 4 senior most judges of the Supreme Court. Okay, and appointment to High Court recommendation must be made by the Chief Justice in consultation with two senior most judges of the Supreme Court. So it was held that Chief Justice must make a recommendation Supreme Court और High Court के judges के appointment का और उनके transfer का with the consultation of 4 senior most judges of the Supreme Court. So जब recommendation उन 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर कंसल्टेशन जब चीफ जस्टिस करेगा देन वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाएगा एंड तब उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किया जाएगा. सो अलोन चीफ जस्टिस का डिसीजन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है. सो दैट देयर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजियम दैट कोलेजियम मस्ट बी ऑफ 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस Collegium strength is 3, which means Chief Justice and 2 other senior most judges of Supreme Court. Clear? So further I wrote it down that Chief Justice is not entitled to act solely on his individual capacity without consulting the other judges of Supreme Court. So Collegium in case of appointment of Supreme Court judges it is 5 and 3 in case of appointment of High Court judges. Clear? Now after this 3 judges cases, there was rise in criticism about transparency and accountability in collegium system. So what government did, it makes amendment in constitution and drafted National Judicial Appointment Act, and it was introduced in Parliament and then passed by a majority. But after making amendment and making of this act, it was challenged in the Supreme Court. So it was a 99th amendment in the constitution, and it was National Judicial Commission Act, National Judicial Appointment Commission Act, you can say. So what was the amendment? It was providing institutional mechanism by which selection and appointment process of judges of constitutional courts was undertaken, substituted. The appointment process was to be substituted by a new body called National Judicial Appointment Commission, referred as NJAC. You know it in abbreviation NJAC, which means National Judicial Appointment Commission. तो जो नया इसमें मैकेनिज्म था, इसमें जो इसका पर्पस था कि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो जजेस का होगा वो इस कमीशन के थ्रू होगा. क्लियर? Now what was the composition of NJAC? So it was consisting of 6 members, Chief Justice of India ex officio chairperson and 2 senior most judges of Supreme Court next to CJI, the Union Law Minister, and 2 eminent persons to be nominated by committee. And जो 2 eminent person है वो nominate किए जाने थे, one by Prime Minister and other by leader of opposition in the Parliament. Okay, so ये members थे कमीशन के. देन इनकी ड्यूटीज क्या थी? इनकी ड्यूटीज यही थी कि ऐसे लोगों को जो पर्सन्स ऑफ एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड उनके ट्रांसफर्स को रिकमेंड करना. तो ये सारा जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर एंड सिलेक्शन से रिलेटेड इन सारे जो कोलेजियम जो काम कर रही थी रिकमेंड करने का, वो काम अब एनजेएसी को करना था एज पर आर्टिकल 124B. Now what was the effect? Effect ये था कि president was no more obliged for making appointment to the constitutional courts to in which he used to consult to the CJI. But now after this making of this commission, like president was not bound to appoint according to the recommendation by the Chief Justice of India and judges of Supreme Court, High Court, but it was just bound to consult only NJAC, which was National Judicial Appointment Commission. Clear? But later on, it was struck down by the Supreme Court with the majority of 4:1. 5 judges bench, which with the majority of 4:1 held it unconstitutional and in violation of basic structure, and they said that जो collegium system है वही operative होगा again. And जो dissenting judgment था वो जस्टिस चेलमेश्वर का था. तो जस्टिस चेलमेश्वर ने इसमें डिसेंटिंग जजमेंट दिया था. देन आफ्टर इट कोलेजियम वापस से इफेक्ट में आ गया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. एंड जो सबसे बड़ा रीज़न था उसका वो यही था कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उसकी इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर इन्वॉल्वमेंट होता तो उसकी इंडिपेंडेंस पे असर पड़ता. तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हमारे स्टेट का एक बहुत ही की ऑर्गन है,
तो फॉर द गुड वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो तभी प्रॉपरली वर्क कर सकती है जब जुडिशरी एक ऑर्गन है जो सारी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर रखता है, सारे एक्ट्स पर, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल हमारे लाइक राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। तो उस ऑर्गन को भी अगर पॉलिटिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसमें ऐसे एक कमीशन बनाया जाता है जिसमें पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, देन अल्टीमेटली दिस वाज अ थ्रेट दैट इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं जुडिशरी की कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो आफ्टर दैट इट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देन कॉलेजियम वापस से इफेक्ट में आया एंड इट इज स्टिल इन प्रैक्टिस। Now, what Dr. B.R. Ambedkar and Constituent Assembly said about appointment of judges. So he said it would be dangerous to leave the appointment to be made by President without any kind of reservation or limitation. That is to say, merely on the advice of executive of the day. Similarly, it seems to me that to make every appointment which the executive wishes to make subject to the concurrence of the legislature is also not a very suitable provision. Apart from being cumbrous, it also involves possibility of the appointment being influenced by political pressure and political considerations. The draft article therefore steers a middle course. It does not make the president the supreme and absolute authority in the matter of making appointments. It does not also import the influence of legislature. The provision in the article is that there should be consultation of persons who are ex hypothesi well qualified to give proper advice in matters of this sort. And my judgment is that this sort of provision may be regarded as sufficient for this moment. सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी इस प्रोविज़न के बारे में कि क्या अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन से होना चाहिए या चीफ जस्टिस की कॉन्करेंस से होना चाहिए या अपॉइंटमेंट होली प्रेसिडेंट के ही विल से होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स के ही विल से होना चाहिए या लेजिस्लेचर को अपॉइंटमेंट करने का राइट दिया जाना चाहिए, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कहना था कि जो लोग उसमें प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं इस मैटर में उनकी कंसल्टेशन से ये होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा, दैट वॉज डिसाइडेड, बट आफ्टरवर्ड्स कंसल्टेशन होना चाहिए या कॉन्करेंस होना चाहिए। तो B.R. अम्बेडकर ने ये बोला कि वहाँ पे कंसल्टेशन होना चाहिए। कंसल्टेशन ऐसे लोगों का जो उस मैटर पे प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व किया जाएगा तो ऑब्वियसली जब लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी होगी वो अपने इंटरेस्ट को देखकर ऐसे लोगों को रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ पे भी पार्शियलिटी हो सकती है, वहाँ पे वो अपने मेजॉरिटी पार्टी अपने बेनिफिट्स देखेगी। तो लेजिस्लेचर को भी अलाउ नहीं किया, उनका ओपिनियन नहीं था कि लेजिस्लेचर को अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन करना चाहिए। आफ्टर दैट ना कॉन्करेंस वर्ड को यूज़ किया कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन होगा वो प्रेसिडेंट पे बाउंड होगा, ना ही ये बोला गया कि प्रेसिडेंट ही सोली डिसाइड करेगा कि किसको अपॉइंटमेंट दिया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली इट वॉज सेट दैट कि ऐसे लोगों की एडवाइस होनी चाहिए जो क्वालिफाइड हैं उसको देने के लिए, और वहाँ पर एक प्रॉपर कंसेंसस होना चाहिए कि दोनों में, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी में, कि किन लोगों को, कौन लोग बेहतर हैं जिनको जज बनना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर एडवाइस, रिकमेंडेशन के साथ, कंसल्टेशन के साथ उनका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। दिस वाज द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो नाउ इन द एंड आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन that on what grounds High Court and Supreme Court judges can be removed, and also who can remove them from their office. So answer this question on comment box, and I hope you like this video. Thank you so much for watching.